हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन पे। दोस्तों, यदि आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन को। दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास डाल दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं चैनल पर हमारे। ठीक है, तो चलिए आज का तीसरा क्लास है, स्टार्ट करते हैं। आज है मात्रक पद्धतियां। ठीक है, तो कल पढ़े थे मात्रक पद्धति, मात्रक और सदिश राशियों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, सदिश राशियां, अदिश राशियां, प्लांक काल के बारे में पढ़े थे, व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़े थे। तो चलिए थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए। तो प्लांक काल बताया था कि प्लांक काल वह न्यूनतम अवधि है जिसमें भौतिक के सारे नियम प्रभावी हो जाते हैं। और प्लांक काल का मान होता है 10⁻⁻43 सेकेंड। और इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड की जो लंबाई है 10/60 मीटर है, ये बताए थे। और सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में बताए थे। अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और मात्रकों के बारे में बताए थे और मात्रक पद्धति के बारे में बताए थे हम कल। ठीक है, तो मात्रकों के बारे में और किसी भी राशि को मापने के लिए बताए थे कि 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो उस राशि का मात्रक होना चाहिए और दूसरा संख्यात्मक मान ज्ञात होना चाहिए, तभी हम किसी भी भौतिक राशि को माप सकते हैं। उसमें जो संख्यात्मक मान होता है वो यह बताता है कि वो कितनी बार राशि आई हुई है, उसमें यह बताता है। ठीक है, और इसके अलावा बताए थे व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताए थे आप लोग को। तो व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियों के बारे में बताए थे। ठीक है, तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके अलावा 2 पूरक राशियों के बारे में बताए थे, कोण और घनकोण के बारे में बताए थे। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलिए ठीक है, तो कल का रिवीजन हो गया, आज अगला क्लास से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, मात्रक पद्धति। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस पद्धति। तो देखिए एमकेएस का मतलब, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, तो मीटर किग्रा सेकेंड। जो एमकेएस पद्धति है यह अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की देन। एमकेएस पद्धति अमेरिका की देन है। सीजीएस का मतलब सी से सेमी होता है, जी से ग्राम और एस से सेकेंड होता है। इसमें सेमी, ग्राम, सेकंड। सीजीएस पद्धति जो है फ्रांस की देन है। ठीक है, सीजीएस पद्धति किसकी देन है? फ्रांस की देन है। सी से सेमी, जी से ग्राम हो जाएगा, आईएस यानी सीजीएस पद्धति सेकेंड। ठीक है, सीजीएस पद्धति किसकी देन है? सीजीएस पद्धति फ्रांस की देन है, फ्रांस। ठीक है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। इसके बाद एफपीएस पद्धति, इसमें फुट पाउंड सेकेंड। एफ का मतलब फुट होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। यह जो है इंग्लैंड की देन, ब्रिटेन की देन। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस पद्धति जो है ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन की देन है। एफपीएस पद्धति किसकी देन है? ब्रिटेन की। एसआई पद्धति, देखिए एसआई पद्धति जो है एमकेएस का विकसित रूप है। ठीक है, एसआई पद्धति एमकेएस का, एमकेएस का विकसित रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का विकसित ही रूप है। ठीक है, और इसका मतलब इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एमकेएसआई पद्धति। इसको इंटरनेशनल पद्धति को 1967 ईस्वी में लागू किया गया था। 1967
1967 में, 1967 में, 67 ईस्वी में। एसआई पद्धति कब अपनाया गया? 1967 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मुख्यालय, ठीक है, एसआई पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो उसका मुख्यालय कहाँ है? सेवेरस, फ्रांस में। सेवेरस, फ्रांस में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक जो मुख्यालय कहाँ है? सेवेरस, फ्रांस में, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रांस आ गया, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए, फ्रांस को शराबों का नगरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए सुनिए, फ्रांस को शराबों का नगरी, किसानों का नगरी, ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। शराबों का नगरी, किसानों की नगरी, किसानों की नगरी, ठीक है। फ्रांस को शराबों की नगरी तथा किसानों की नगरी कहा जाता है। और फ्रांस को देखिए और संस्कृति की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी के अलावा क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसके अलावा इसे फैशन नगरी भी कहते हैं, ठीक है। फ्रांस को फैशन नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, फ्रांस को सांस्कृतिक नगरी, शराबों की नगरी, किसानों का सांस्कृतिक नगरी लिख दे रहे हैं, सांस्कृतिक नगरी, ठीक है, कहा जाता है फ्रांस को। शराबों का नगरी, किसानों की नगरी, फैशन नगरी और सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। चलिए, नोट हो गया ना। चलिए, मिटा दे रहे इसको। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखे, थोड़ा सा लिख लिए। यहाँ पे जो भी घात होती है, जो पढ़ते हैं डेका किलोमीटर, कितना मतलब कि एक बनाकर कितना शून्य है, या 100 है, उसका 1000 होता है, 1000 होता है, लाख होता है, जो भी है, ठीक है ना। किसको क्या कहते हैं, कितने जीरो रहते हैं, तो क्या कहते हैं एक के बाद, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे लिखे और बता दे रहे हैं किसको क्या कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा। जब 10 पर घाते 1 रहेगा तो वहां उसको डेका कहेंगे। 10 पर घाते 2 रहेगा तो हेक्टा, 10 पर घाते 3 रहेगा तो किलो, और 10 पर घाते जो 6 रहता है उसको मेगा या मिलियन कहते हैं, ठीक है ना। मेगा या मिलियन, 10 पर घाते 6 को मेगा या मिलियन लिखा है। 10 पर घाते 9 रहेगा तो इसे गीगा या गिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक है, गीगा या बिलियन। फिर 10 पर घाते 12 है तो यहाँ 10 पर घाते 12 को टेरा या ट्रिलियन कहा जाता है। और 10 पर घाते 15 तो इसे पेटा कहा जाता है। और 10 पर घाते 18 को एक्सा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद माइनस वाला देख रहे थे, जब माइनस रहेगा तो क्या कहेंगे इसको, ठीक है। नहीं चल रहा है क्या जी? -1 हो जाएगा, -2 कर दे, -3 कर दे, -6, -9, -12, -15, -18 हो गया। चलिए, तो 10 घाते 1 रहेगा तो क्या कहेंगे? चलिए, डेसी लिखिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो,
फेम2, और इसको कहेंगे एक टू। देखिए 10 भगाते 15 माइनस जो 15 से इसे फर्मी कहते हैं, एक फर्मी भी कहते हैं, फर्मी, ठीक है, एक फर्मी भी, 10 भगाते माइनस 15 को एक फर्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो 10 भगाते 1 का हो जाएगा देसी, 10 भगाते 2 को सेंटी, 10 भगाते 3 का मिली हो जाएगा, और 10 भगाते माइनस 6 एकदम माइक्रो हो जाएगा, और 10 भगाते 9 का नैनो, और 10 भगाते माइनस 12 का पीको, और 10 भगाते माइनस 15 को फेम2। जो 10 भगाते माइनस 15 इसे एक फर्मी भी कहा जाता है, और 10 भगाते 18 को एकटा भी कहा जाता है, ठीक है, एकटा कहा जाता है। तो मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर फर्मी है, ठीक है ना, फर्मी। तो फर्मी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना, फर्मी एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने परमाणु भट्टी का सबसे पहले खोज किया था। इंडिको फर्मी ने सबसे पहले, लिख लीजिएगा, ठीक है, इंडिको फर्मी ने सबसे पहले परमाणु भट्टी का खोज किया था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए थोड़ा सा सूर्य और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं, क्या कौन होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। देखिए जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है वह सूर्य है, ठीक है, जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है उसे, वो कौन है, वो सूर्य है। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ध्यान से एक बार और बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, ठीक है। जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है वह सूर्य है, और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखा दे रहे हैं आकाश गंगा, नहीं दिखा रहा है यार, आकाश गंगा। जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है वो सूर्य है, सूर्य। और जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वे ग्रह हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं, ग्रह। और जो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं वो उपग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारी जो आकाश गंगा है इसे दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला नाम है, ठीक है। ये मिल्की वे, मिल्की वे इंग्लिश में मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है, इंग्लिश में से मिल्की वे कहेंगे। आकाश गंगा की जो आकृति है सर्पिलाकार, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल इंग्लिश में होता है, और स्पाइरल, ठीक है। आकाश गंगा की जो आकृति हो स्पाइरल है, सर्पिलाकार है, ठीक है, लिख लीजिएगा, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। आकाश गंगा की आकृति किसी सर्पिलाकार है, तो ठीक है। तो अब इसे मिटा दे रहे हैं अब। हाँ, और सूर्य के बारे में थोड़ा सा और जानिए, सूर्य के बारे में क्या है, चलिए। तो जो सूर्य है आकाश गंगा का जो चक्कर लगाता है ना 250 किलोमीटर, 250 किमी प्रति सेकेंड, 250 किमी प्रति सेकेंड की चाल से कौन, सूर्य जो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। और जो इस चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है 22.5 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष, ठीक है, 22.5 करोड़ वर्ष यह न्यूनतम समय लेता है, न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम समय 22.5 करोड़ वर्ष, और अधिकतम समय लेता है 25 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष, सूर्य वर्ष, ठीक है। तो आकाश गंगा का जो सूर्य चक्कर लगाता है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से लगाता है, और वो उसकी पूरी चक्कर लगाने में कम से कम 22.5 करोड़ वर्ष लेता है, और अधिक से अधिक 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर लेता है, ठीक है। कि सूर्य के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए खगोलीय इकाई समझिए, ठीक है। खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, एक खगोलीय
इकाई, एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई क्या है? चलिए, जो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है, ठीक है, सूर्य था ना यहाँ पे, सूर्य, और यहाँ पे पृथ्वी, ग्रह थे, तो पृथ्वी, सूर्य से जो पृथ्वी के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इनके बीच के सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है जो, इसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। या इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 1.495 गुणे 10⁻8 किमी कह सकते हैं, किलोमीटर कह सकते हैं। 3 माइनस कर देंगे, हटा देंगे इसमें, ठीक है, तो किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। तो चलिए, हो गया। और इसके अलावा प्रकाश वर्ष, ठीक है, यही प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46, ठीक है, 46 गुणे 10⁻16 होता है 15 मीटर होता है, ठीक है, 15 मीटर होता है, 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो चलिए, ये प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक, ठीक है, दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। जो खगोलीय दूरी में आपने क्या करते? प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये इसका प्रयोग खगोलीय दूरी मापने में याद करते हैं, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। ये दूरी का बड़ा मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और बड़ी दूरी का मात्रक जो खगोलीय पिंड की दूरी मापे जाते हैं उसे प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ी जो है दूरी मापक यंत्र पारसेक है, ठीक है। तो चलिए, तो मिटा दे रहे हैं इसको। अब इसके अलावा चलिए, और हाँ देख लीजिए, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लिख लीजिएगा। इसे मीटर में अगर चेंज करेंगे तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मीटर में देखना रहेगा तो लिख दे रहा है, डायरेक्ट इसको हम लिख दे रहे हैं मीटर में, दोनों का गुणा करके, ठीक है, दोनों का। मीटर में इसको देखे, पारसेक को देखे मीटर में, तो हो जाएगा 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर, ठीक है, 10/16 मीटर होता है, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए, समुद्र की जो गहराई होती है उसे फायदम में मापते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई को फायदम में मापते हैं। और एक फायदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। तो समुद्र की गहराई को किसमें मापते हैं? फायदम में। और सुनिए, समुद्र की गहराई को फायदम में मापते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं इसको पहले, समुद्र की गहराई, ठीक है। चलिए, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किस मात्रक से मापते हैं? फायदम से, फायदम। एक फायदम बराबर 6 फीट होता है, 6 फीट होता है, ठीक है। एक फायदम में 6 फीट, एक फायदम में 6 फीट होता है। और एक फीट में, ठीक है, एक फीट में होता है 12 इंच, ठीक है। और देखिए, 1 इंच में, ठीक है, 1 इंच में होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेमी होता है, ठीक है। और 1
1 मीटर में 100 सेमी होता है। ठीक है, तो यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से फायदा में मीटर का भी मात्रक निकाल सकते हैं, कितना मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मीटर में करके लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक, 1 होगा 1.829 मीटर। एक फायदा हमारा मीटर में लिखिए तो 1.829 मीटर होगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, सिर्फ इस तरह से गुणा करते चले जाएंगे, हो जाएगा। यहाँ 12 है तो 12 से गुणा कर देंगे, इंच में इंच का सेमी में यहाँ सेमी कर देंगे। ठीक है, और 100 से भाग कर देंगे, वहां पे आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो समुद्र का हाइट मापते हैं, लेकिन जो दूरी है, तो दूरी है, ठीक है, दूरी समुद्र में जो दूरी है और सड़क पे जो दूरी है, तो सड़क पे जो दूरी मापते हैं किसी का ना, तो उसे मील में मापते हैं। जिसे बड़ा नापना होगा तो उसे मील में मापते हैं, और जबकि समुद्र में वही दूरी मापेगा तो नाटिकल मील में मापा जाता है। ठीक है, समुद्र में जो दूरियां होती है इस तरह से, उसे नाटिकल मील में मापते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। दूरी, समुद्र के अंदर जो दूरियां होती है, दूरी, ठीक है, समुद्र के अंदर दूरी, ठीक है, नॉटिकल मील में दूरी, नॉटिकल मील में। आज जो सड़क पे अपने स्तर पे जो मापा जाता है दूरी से मील में मापते हैं, मील में। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं यार इसको। और हाँ देखिए, जो सोनार है, सोनार, समुद्र के बाद सोनार को भी थोड़ा जान लीजिए। सोनार, ठीक है, सोनार, तो सोनार का फुल फॉर्म पूछता है आप लोग। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम जब देंगे आप लोग, जब जाएंगे पेपर देने, तो उसमें सोनार का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। ठीक है, किसी किसी एग्जाम पूछ लेता है। तो साउंड नेविगेशन, ठीक है, एंड रेनिंग होता है। इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। और सोनार किस काम में आता है? ठीक है, सोनार किस काम में आता है? तो अधिकतर समुद्र में जो नाव चलाते हैं मछुआरे, वही इसको लेकर चलते हैं, या जो भी मतलब बड़ी बड़ी नाव लगे तो उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। कि इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, जो सोनार है ना, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, तरंगों। ठीक है, तो सोनार जो है पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, और जो जहाजें होती है ना, तो पराश्रव्य तरंगों को हमेशा छोड़ती चलती आगे, कि देखती है कि मतलब आगे कोई रुकावट न है, नहीं तो है मार्ग में। यदि आगे कोई पत्थर या कोई पहाड़ चट्टान अगर समुद्र के अंदर छिपी रहती है, तो क्या करता है, पराश्रव्य जब तरंग छोड़ता है सोनार, तो देखिए यहाँ पे समुद्र है, पूरा समझ लीजिए समुद्र। ठीक है, और यहाँ पे नाव जा रही है, यहाँ से नाव होती है। ठीक है, इस तरह से जो नाव चलती है, ठीक है, समुद्री जहाज। ठीक है, अगर उसके मार्ग में जो पत्थर होता है ना, इस तरह से रहता है, तो यही सोनार जो है हमेशा छोड़ते जाता है, क्या, पराश्रव्य तरंगे। और जब जाकर यहाँ से टकराता है, इस तरह से जब टकराता है, तो वापस फिर टकरा कर आता है। इसमें सिस्टम लगे होते हैं और बता देते हैं कि नहीं, आगे कुछ मार्ग में आपका अवरुद्ध है। ठीक है, अवरुद्ध है, जिस तरह से जो चलाते हैं जहाज को, उनको पता चल जाता है कि नहीं आगे अवरुद्ध है, इसलिए अपने जहाज को दूसरे दिशा में मोड़ लेते हैं और बच जाते हैं। ठीक है, खतरा होने से। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। चलिए, और इसके बाद कुछ बचा? हाँ चलिए, और क्या बताएं। ठीक है, आगे अगला टॉपिक अब देख ले रहे हैं। चलिए, द्रवों की गति जो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। ठीक है, द्रवों की गति, जो द्रव होते हैं, इसकी द्रव है ना, द्रव की गति को वेंचुरी मीटर से, वेंचुरी मीटर, द्रव की गति को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। और द्रव की प्रवाह की गति को, ठीक है, द्रव प्रवाह को किसमें मापते हैं? तो क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है, द्रव प्रवाह, ठीक है, द्रव प्रवाह को किसमें? क्यूसेक। ठीक है, द्रव के प्रवाह को किसी पाइप के अंदर जो द्रव का जो प्रवाह होता है, उसकी गति को
किसी पाइप के अंदर, ठीक है, क्यूसेक से पाइप के अंदर, पाइप के अंदर। ये छोटी छोटी टॉपिक है, ठीक है ना, ये सब आते हैं इसलिए इसको पहले लिखवा दे रहे हैं, और बढ़िया जो टॉपिक आएगा विस्तार से उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टॉपिक हैं, इनको मतलब सीरियस आप लिखवा दे रहे हैं कि आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो द्रव की गति वेंचुरीमीटर से और द्रव जो प्रवाह गति उसे क्यूसेक से मापा जाता है। किसी पाइप के अंदर जो बहता है जल ना, ठीक है, उसको क्यूसेक से मापा जाता है। अब इसके अलावा चलिए, तो अब थोड़ा सा सोने के बारे में जान लीजिए, ठीक है। छोटी छोटी टॉपिक जो है तो उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सोना यदि देखिए सोना 22 कैरेट 24 कैरेट का होता है, जैसे शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट सोना यदि 24 कैरेट का होगा तो इसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। कैरेट से जो है सोने की शुद्धता मापते हैं, ठीक है, और कैरेट से सोने का शुद्धता और हीरे का वजन मापा जाता है, ठीक है। देखिए यदि सोना 24 कैरेट का होगा शुद्ध होगा, और देखिए सोने का जो प्रतीक है एयू है, ठीक है, सोने का प्रतीक एयू है, और इसे ग्रीक भाषा में औरम कहते हैं। सोने को ग्रीक भाषा में ठीक है, ग्रीक भाषा में औरम ग्रीक भाषा में सोने को औरम कहा जाता है, ठीक है। तो कैरेट में सोने की शुद्धता मापा जाता है, और ठीक है, तो चलिए हो गया ना, कैरेट में सोने की शुद्धता और इसका मात्रक यही होता है, ग्रीक भाषा में इसे औरम कहते हैं। हाँ, और एक टॉपिक और है इसमें, जो गहने बनते हैं ना गहने, तो उसमें पूरा 24 कैरेट का सोना नहीं डाला जाता है, ठीक है, सिर्फ 22। तो जो गहने बनते हैं उसमें 22 कैरेट सोना होता है, ठीक है, 22 कैरेट सोना। गहने बनाते समय ध्यान दिया जाता है कि उसमें 22 कैरेट सोना होता है, और इसके बाद जो बचता है उसमें तांबा मिला दिया जाता है। तांबा उसके जो गहना उसे मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हो गया, इसके बारे में मिटा दे रहे हैं, अब आगे देख ले रहे हैं। हाँ, और एक बात और सोने से सुनिए, सोना जिसमें घुलता है, ठीक है, सोना जिसमें घुलता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। सोना जिसमें घुलता है उसे अम्लराज कहते हैं, या एक्वारेजिया, ठीक है। सोना जिसमें घुलता है उसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। अम्लराज देखिए एसीएल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3 संबंध 1 का अनुपात होता है, ठीक है। अम्लराज क्या है, तो अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3 संबंध 1 का अनुपात होता है, ठीक है। तो सोना जिसमें घुलता है उसे अम्लराज कहते हैं, और अम्लराज किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, और नाइट्रिक अम्ल का जो है और एसीएल का 3 संबंध 1 का अनुपात है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यानी 3 है, और इसके 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते चलिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से लिखते चलिएगा, ठीक है, नहीं छोड़ दें हम बस, ठीक है। तो सब लिखते चलिएगा जो बता दे रहे हैं, और विस्तार से नहीं लिख सकते कि चलिए कि नहीं सोने को इस तरह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मिटा दे रहे हैं इसको। हाँ, सोना भी है ना, तो देखिए झूठों का सोना, झूठों का सोना, मूर्खों का सोना, आयरन पैराइड्स कहा जाता है, आयरन पैराइड्स को, ठीक है। झूठों का सोना और मूर्खों का सोना आयरन पैराइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सोना से हो गया, आप लोगों को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे मिटा दिया जा रहा है। हाँ, और देखिए और क्या है इसमें,
और एक देखिए सोने की शुद्धता के लिए सरकार ने हॉलमार्क चिन्ह दिया। ठीक है, हॉलमार्क चिन्ह, सोने की शुद्धता के लिए सरकार ने हॉलमार्क चिन्ह दिया है। हॉलमार्क, ठीक है, सोने की शुद्धता के लिए सरकार ने एक हॉलमार्क चिन्ह दिया है। चिन्ह होता है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से होता है चिन्ह, और इसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हॉलमार्क चिन्ह, सोने की शुद्धता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हीरा जो है, ठीक है, अब हीरा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हीरा है कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है, हीरा के बारे में थोड़ा जान दीजिए। हीरा, चलिए हीरा के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हीरा आया था उसमें, तो बता दे रहे हैं। हीरा का है, तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ये सभी पदार्थों में सबसे ठोस है। हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, सबसे ठोस पदार्थ है, सबसे ठोस पदार्थ। हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। और देखिए, सबसे बड़ा जो हीरा है कुलीनन, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका खान से निकाला गया था। और भारत का सबसे बड़ा सोना कौन सा है, था कह सकते हैं, वर्तमान में तो नहीं है। ठीक है, बताइए। तो चलिए, तो कुलीनन जो विश्व का सबसे बड़ा सोना है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन है। कुलीनन है। ठीक है, कुलीनन। और जो कुलीनन है यह दक्षिण अफ्रीका के कुलीनन जो है हीरा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से। ठीक है, प्रीमियम खान से। ठीक है, यम खान, दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम, लिख दे रहे नीचे फिर से, प्रीमियम, दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाला गया था। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन है, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाला गया था। इसका वजन जो है ना, कुलीनन का जो वजन है, कुलीनन का वजन है 400 ग्राम है। ठीक है, कुलीनन का वजन 400 ग्राम। अब भारत का जो सबसे बड़ा हीरा था कोहिनूर था। भारत का सबसे बड़ा हीरा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन था, कोहिनूर था। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन था, कोहिनूर था। वर्तमान में इसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। ठीक है, कोहिनूर का इस समय वर्तमान में 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। और भारत में इस समय कुछ हीरे हैं, जैसे महान मुगल, ठीक है, पीट, ये सब भारत के वर्तमान में हीरे। भारत में वर्तमान कौन से हीरे हैं, कुछ महान मुगल पीट, ठीक है, तो ये सब कहा के भारत के हीरे। और एक है लोक, ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, लोक, तो ये भारत के हीरे, लोक है, लोक, ठीक है, तो ये भारत के हीरे है। ठीक है, तो चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। तो हो गया ना कि हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, या सबसे पदार्थों में ठोस पदार्थ है। यह विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है कुलीनन है, जो कहां से निकाला गया था, दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाला गया था। ठीक है, कुलीनन दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से निकाला गया
था। तो दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, हो गया। चलिए तो मिटा देना। भारत का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर है। कोहिनूर को वर्तमान में कोहिनूर के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। इस समय वर्तमान भारत में महान, मोगल, पीट और लोक हीरे है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो प्रकाश को समझने का जो कार्य किया था कणाद ने किया था। ये भारतीय जो कणाद थे, ठीक है ना, जो भारत कणाद है वही इन सबसे पहले इनको समझने का कार्य किया था, प्रकाश को। ठीक है, प्रकाश के बारे में जो समझने की, हाँ प्रकाश क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में सबसे पहले कणाद ने समझने की कोशिश की थी। तो अब चलिए हो गया। और इसके बाद बल के बारे में पता है, ठीक है, बल टॉपिक। अब टॉपिक आ गया है आप लोग का, तो बल के बारे में जान लीजिए। और हाँ, कोहिनूर का वजन नहीं लिखे ना, कोहिनूर का लिख लीजिए, कोहिनूर का वजन 21.6 ग्राम था। ठीक है ना, कोहिनूर का वजन 21.6 ग्राम। 3 टुकड़े हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है, 21.6 ग्राम। तो मिटा दे रहे हैं, अब मात्र पत्तियां सब हटा दे रहे हैं, पूरे मिटा दे रहे हैं। अब बल के बारे में जानते हैं, बारे में, ठीक है, बल, फोर्स, फोर्स यानी कि बल। समझे, सुनिए ध्यान से। बल वह धक्का अथवा कारक है, बल वह धक्का अथवा कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाने का कोशिश करता है। ठीक है, बल वह धक्का अथवा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं ला ही देगा परिवर्तन। ठीक है, ये भी तो है बल कि ये मार देगी दीवार को दबाकर पूरा, और कुछ परिवर्तन नहीं दिखा हमको। ठीक है, तो कोशिश करता है परिवर्तन हो या ना हो, क्या करें। ठीक है, तो बल वह धक्का अथवा खिंचाव अथवा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का कोशिश करता है। तो बल बराबर लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए, जो बोले है ना उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बल वह धक्का अथवा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का कोशिश करता है। तो बल बराबर सूत्र लिख लीजिएगा। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर यानी कि यह नहीं दिख रहा होगा ना, लिखिएगा यहां से। तो यह बराबर एम ए होता है, एम ए। ठीक है, बल बराबर ये बराबर एम ए। तो यम यहाँ पे द्रव्यमान, ठीक है ना, एम ए द्रव्यमान है, एम ए इस तरह से बड़ा लिख देते हैं, मास, एम ए का है त्वरण है। ठीक है, ये बराबर एम ए। तो मात्रक कैसे निकाल दे रहे हैं, इसका जो एफ है, तो इस तरह से तो बल का मात्रक कहते हैं न्यूटन है। ठीक है, तो एक याद कर लीजिएगा, न्यूटन अथवा डाइन भी है, बल का मात्रक डाइन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन अथवा डाइन। यहाँ से यह बराबर जब एम ए होता है तो इसे कुछ ज्ञात कर लेते हैं, इसका मात्रक, यम का मात्रक क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान, यम है ना, जो मास है यानी कि द्रव्यमान, यम है। तो इसका मतलब क्या होता है, केजी, द्रव्यमान का मतलब किग्रा, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण है तो त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक ये भी हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो बल को भी मिटा दे रहे हैं हम, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण के बारे में जान लीजिए। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या है, बल तथा क्रिया रेखा के बीच की दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। बल तथा बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ। ठीक है, टाउ और टी से 20 को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो
बल आघूर्ण लिख दे रहे हैं, ठीक है, टाउ या टी, बल आघूर्ण या टाउ या टी से, ठीक है ना। तो बल तथा बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। लिख दे, लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बल तथा बल के क्रिया रेखा की बीच के दूरी के गुणनफल को ठीक है। बल तथा बल के क्रिया रेखा के बीच के दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा F बल हो जाएगा ना, और इसके बाद क्रिया रेखा के बीच के दूरी को मान लेते हैं D, ठीक है, D। तो ये डिस्टेंस मतलब दूरी, तो बल तथा बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहां से समझिए बल आघूर्ण के बल आघूर्ण, इसी के सिद्धांत पर बहुत सी मशीनें जो भी हम काम कुछ बनाए हैं, ठीक है ना, तो बहुत से कार्य किए जाते हैं बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, जो हमें बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो बल आघूर्ण यहाँ पे देखिए, क्रॉस का मतलब ये है कि इसका मान बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि F का मान बढ़ेगा तो इसमें परिवर्तन होगा, इसका मान बढ़ेगा घटेगा तो इसमें परिवर्तन, इसका मतलब यही होता है गुणा का, ठीक है ना। जो क्रॉस है ना, इसे क्रॉस बोलते हैं, गुणा नहीं, ठीक है ना। तो क्रॉस, तो इसे यहाँ पे क्रॉस बोलते हैं, तो इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब इसका मान बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि D का जब मान बढ़ेगा दूरी का, ठीक है, D का जब मान बढ़ता है तो F का मान घटता है, ध्यान समझिएगा। और जब D का मान कम होता है तो F का मान बढ़ता है। ये बहुत ध्यान सुनने वाले समझने बात है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि D के मान में, ठीक है ना, D का यदि मान को बढ़ाएंगे तो F का मान घट जाएगा, समझिए ना। जैसे होता है ना कि चलिए यहाँ पे टाउ का मान बढ़ा, का मान है कि हम 10 कर रहे हैं और D का मान चलिए 2 कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, फिलहाल में 2 ले रहे हैं, यानी कि 2 ले रहे हैं तो काट देना 5 है, यानी कि बल का मान 5 है। अभी चलिए D का मान 5 ले रहे हैं, ठीक है, D का मान 5 ऊपर और 10 ले रहे हैं, 5 दूनी में 10, यानी कि F का मान घट गया, ठीक है ना, सिद्ध हो रहा है ना। तो इसी सिद्धांत में कुछ कार्य होता है, ठीक है, तो उसको जान लेते हैं, ठीक है, कैसे होता है। यानी कि यहाँ पे यदि ये हो जाएगा तो ये D है, चलिए D है तो प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो टंकी होती है हैंड पाइप, तो उसमें जो नल का हत्था बनाया जाता है वो लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है नल का हत्था? ताकि बल हमें कम लगाना पड़े, ठीक है। तो इसका प्रयोग नल के हत्थे में, नल का जो हत्था बनाता है उसमें किया जाता है। जो चक्की होती है, चक्की पीसी जाती है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? बॉल लगाना होता है, ठीक है ना, उसको दूरी पर बनाया जाता है। जैसे चक्की होती है और यहाँ से इस तरह से चक्की जो होती है, आटा पीसने पहले पुराने जमाने में होती थी, आज भी है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे केंद्र पर बॉल लगाना था, लेकिन जो वहां पे पकड़ना था हमको लकड़ी, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाना होता था, लगाया गया था। क्यों लगाया गया होता कि मतलब यहाँ से जब हम पकड़ेंगे तो बल कम लगाना पड़ेगा, ताकि दूरी ज्यादा रहेगी ना तो बल हमें कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दरवाजा जो है, दरवाजे से कब्जा को दूरी पर लगाया जाता है, कब्जा को थोड़ा दूर कर दिया जाता है। कब्जा को दूर इसलिए किया जाता है ताकि बल कम लगाना पड़े, ठीक है। यहाँ पर ठीक है कि जब दूरी बढ़ा देते हैं, दूर अगर कब्जा से लगा देंगे तो क्या होगा कि हम आसानी से दरवाजा खोल लेंगे। यदि वही एकदम समीप में लगा देंगे कब्जे को, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आसानी से नहीं, हमको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, खोलने में। हैंड पाइप को यदि देखिए कि अगर हैंड पाइप है उसके पास में भी पकड़ेंगे तो बहुत जोरों से दबाना पड़ता है, ठीक है। और दूर से जो हैंड पाइप होती है उसको दबाने से आसानी से दबा लेते हैं और पानी निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें। नल का हत्था लिख लीजिए, इसका जो परिबल है, जो नल का हत्था है, ठीक है, नल का हत्था, हैंड पाइप का हत्था, ठीक है,
क्यों बनाया जाता है तो बता दिए हैं, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कब्जे में प्रयोग किया जाता है नल के और दरवाजे की। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। दाब, चलिए दाब के बारे में आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद बंद कर दी। ठीक है, दाब तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब लिखिएगा, प्रेशर। दाब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का मात्रक पास्कल होता है, लिख लीजिएगा, मात्रक पास्कल। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, और यहां से कर सकते हैं, यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अगर यहां से निकाल दें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया। ठीक है, तो इतना आज के लिए रहने दें। या देखिए, दाब का मतलब बार और टार दोनों होता है, बार और टार होता है। दाब का मतलब बार और टार होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस पर कुछ बता दें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दिया है ना, अभी बताया रहे थे वहां पे कि एफ और इस तरह से डी दिया था, तो यहाँ पे बढ़ रहा था तो यहाँ पे घट रहा था। तो यहाँ पे देखिए बल बटा में क्षेत्रफल। अब दाब के बारे में थोड़ा सा इसका नियम जान लीजिए, दाब का। ठीक है, क्या है दाब का नियम, अब इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो जो बटा जो होता है भागे, ठीक है ना, भागे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब ऊपर का मान बढ़ता है तो नीचे का भी मान बढ़ेगा, यानी नीचे का मान बढ़ेगा तो ऊपर का मान भी बढ़ेगा। अब इसके आधार पर कौन सा कार्य होता है देखिए, चलिए, यानी कि क्षेत्रफल को यदि बढ़ा देंगे तो बल का भी मान बढ़ जाएगा, यदि क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल भी कम लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और क्षेत्रफल कम है तो बल कम लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, गुब्बारे को फोड़ना है हमको, तो नाखून से फोड़ते तो बहुत टाइम लगता है, वो एक सुई को लेकर और उस गुब्बारे में कोप दे इस तरह से, ठीक, डाल दे थोड़ा सा, तो तुरंत फूट जाता है। कहे क्यों? इसी सिद्धांत पर। दाब है ना, दाब तुरंत, बल बहुत कम लगाना पड़ता है। जैसे हम अभी वहां पे लिए थे, जैसे यहाँ पे 10 था ना, अभी मान रख ले रहे हैं दाब का 10, इधर ये भी बता गया काजी, पूरा का पूरा सिस्टम हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे इसका मान ले रहे हैं 10, ठीक है, एफ का, और इधर बल है तो बल को रहने दे रहे हैं। क्षेत्रफल का मान हम 2 ले रहे हैं, जब तो देखिए 20 हो जा रहा है, यदि इसी का मान 5 लेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यानी कि क्या कि जब गुब्बारे को फोड़ते हैं, समझिएगा, इसका बल का मात्रक बढ़ेगा, और जो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल का मान कम होगा तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि जो सुई से गुब्बारा फोड़ते हैं वो हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा उसको, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आएगा अगली क्लास में।